सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा, जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है थायराइड, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसको सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तव में थायराइड है क्या? देखिए, थायराइड जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो चीज़ें होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें कोई डक्ट नहीं होती, जो बिना किसी डक्ट के हमारे शरीर में हार्मोन्स को प्रवाहित करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट होती है और अपने एक डक्ट के थ्रू, एक समझ लीजिए डक्ट एक पाइप का कहने का मतलब है, एक छोटा सा पाइप, उसके थ्रू अपने हार्मोन्स, एंजाइम्स हमारी बॉडी में या ओपनिंग्स में वो प्रवाहित करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे आज हम थायराइड की बात करने वाले हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का है जैसे हमारे टीयर्स हो गए, आंसू आना, सलाइवा होना, जैसे लार बनना, ठीक है, म्यूकस, पसीना आना, ये सब हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। जैसे हम बात कर रहे हैं आज थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड ये एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है जो कि मुख्यतः हमारे गले के सामने होता है, हमारे गले में ही पाया जाता है। तो इसका मुख्य जो काम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म का पूरी बॉडी में मेंटेन करना। तो मेटाबॉलिज्म, सरल शब्दों में कहें कि ऊर्जा, हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बनती है उसको जो रेगुलेट करता है वो ये थायराइड ग्लैंड करता है। इसमें मुख्यतः दो टाइप के हार्मोन बनते हैं जो हमारे शरीर में प्रभावित किए जाते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में T3 और T4 कहा जाता है। तो ये वही हार्मोन है जो हमारे बॉडी में जाके हमारे पूरे शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म या ऊर्जा का जो भी बनना और घटना है वो सब इसके T3 T4 के माध्यम से मेंटेन किया जाता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन हुआ डॉक्टर अश्विनी शर्मा। अगर इसकी अधिकता या कमी है तो ही हम इसे बीमारी कहेंगे? देखिए, हमारे शरीर में हर चीज एक बैलेंस के हिसाब से चलती है। पूरा जैसे सृष्टि में भी देखें, हर चीज का एक हम बात करते हैं, एक बैलेंस बना हुआ है, तो ऐसे हमारे शरीर में भी एक बैलेंस होता है। अगर जैसे हम थायराइड की बात करते हैं, थायराइड हार्मोन का शरीर में अधिक होना, उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपर थायराइडिज्म। उसी चीज का कमी हो जाना उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और नॉर्मल थायराइड को हम टेक्निकल टर्म में यूथायरॉइडिक स्टेट या यूथायराइडिज्म कहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि हाइपर थायराइडिज्म यानी अधिकता, ये डॉक्टर अश्विनी क्यों हो जाती है? देखिए, हाइपरथायराइडिज्म के बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें जो ऑटो इम्यून इश्यूज होते हैं और कभी कभी हमारे इसमें मेटाबॉलिज्म में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से हमारा हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। हालांकि अभी तक हाइपरथायराइडिज्म के जो मुख्य कारण हैं उनको अभी तक पूरी तरह से जान नहीं पाया गया है। इसमें अभी भी शोध कार्य चल रहे हैं। ऑटो इम्यून का मतलब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अश्विनी। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि शरीर के सेल्स या शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने ही शरीर के सेल्स को गलती से भांप के वो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी समझ के उन्हीं को अटैक करने लग जाता है, जिसमें जैसे कहते हैं कि शरीर के सेल्स के दूसरे सेल्स के अगेंस्ट ही काम करने लग जाते हैं। तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो भी एक हाइपर थायराइडिज्म का कारण बन सकता है? हमेशा तो नहीं है, बट हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जैसे हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्ट्रक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का, तो उसकी वजह से हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। तो वो एक ट्रांसिएंट हाइपरथायराइडिज्म स्टेट होता है जो कि सब्सिक्वेंट थोड़े दिनों में वो हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है, क्योंकि जो थायराइड बनाने वाली ग्रंथि है वो कम हो जाती है क्योंकि इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो पहले हाइपरथायराइडिज्म, फिर उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म होता है। डॉक्टर अश्विनी, क्या अन्य रोग जैसे ब्लड प्रेशर है या हम स्ट्रेस की बात करें, ये भी क्या थायराइडिज्म को प्रभावित करते हैं? वैसे स्ट्रेस का और अन्य रोग का थायराइड से कोई ऐसे डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट हाँ, अगर थायराइड में कोई दिक्कत आती है तो बाकी ऑर्गन्स पे हमारे, जैसे मैंने बताया कि पूरा मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी का है वो थायराइड ग्रंथि ही रेगुलेट करती है, तो कहीं ना कहीं बाकी और रोगों के होने की संभावना या उनमें उनके और सिम्टम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर अश्विनी, अब जानना चाहेंगे कि यदि हाइपर थायराइडिज्म है तो क्या लक्षण प्रकट होंगे शरीर में? देखिए, हाइपरथायराइडिज्म, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि थायराइड ग्रंथि का जरूरत से ज्यादा काम करना या थायराइड हार्मोन का शरीर में ज्यादा से ज्यादा होना। तो जैसे थायराइड हार्मोन हमारा, मैंने जैसे बताया कि ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा
के में काम करता है, मेटाबॉलिज्म में। तो जैसे ही हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा हो जाती है तो उसके मुख्य लक्षण ये होते हैं, जैसे बीपी का बढ़ जाना, हाथ पैरों का कांपना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हमेशा घबराहट, बेचैनी बने रहना, ये सब मुख्य लक्षण है हाइपरथायराइडिज्म के। अब हम जांच की बात करते हैं। ये तो प्रारंभिक लक्षण हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी जांच है जिससे पता चले कि हाँ वास्तव में स्थापित किया जा सके कि ये हाइपरथायराइडिज्म है? सबसे कॉमन जांच जो हम कराते हैं वो हम कराते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसमें हम ये देख लेते हैं, उसमें 3 चीजें मुख्यतः आती हैं, T3, T4 एंड TSH। उसमें देखा जाता है कि जिस पे हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं उनमें T3 और T4 की वैल्यूज ज्यादा पाई जाती हैं, और TSH जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका फुल फॉर्म है, उसकी वैल्यूज कम होती है। T3, T4 में भी T3 की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू T4, पर दोनों बड़े होते हैं, और थायराइड TSH की वैल्यू कम होती है। तो हमें ये डायग्नोस लगाने में ईजी होता है कि ये हाइपरथायराइडिज्म है। डॉक्टर साहब, कई बार डॉक्टर केवल TSH का ही टेस्ट लिखते हैं, तो क्या ये जांच में मददगार है पूरी तरह से, या तीनों टेस्ट एक साथ होने चाहिए? देखिए, मुख्यतः पे अगर हमें डायग्नोस लगाना है तो हमें T3, T4 और TSH तीनों का वैल्यूज का जानना जरूरी है। हाँ, अगर कोई पेशेंट पहले से ही थायराइड की गोलियां ले रहा है या सप्लीमेंट्स ले रहा है, तब कभी कभार केसेस में अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, तब हम उसकी TSH की वैल्यूज हमें करानी चाहिए। अदरवाइज जब भी हम टेस्ट कराएं तो हमें T3, T4, TSH तीनों की वैल्यूज जानना जरूरी है, अगर हमें पेशेंट की दवाइयों को कम घटाना है या बढ़ाना है, तो तीनों का होना अनिवार्य है। तो डॉक्टर साहब, ये जो थायराइड की जांच होती है, यानी ये रक्त की जांच होती है, तो क्या ये खाली पेट होती है बिना कुछ खाए? जी, आइडियल जांच जो देने का टाइम है वो सुबह के समय होता है। जैसे हम जानते हैं कि एक हार्मोन होता है, तो हमारा हार्मोन लेवल पूरे दिन में घटता बढ़ता रहता है, तो इसका सबसे बेस्ट टाइम रहता है सुबह के टाइम। तो हम मुख्यतः अपने पेशेंट्स को सुबह 8 से 10 बजे का टाइम बोलते हैं कि आप दे दीजिए, और हो सके जितना हो सके तो ये जांच हमारे खाली पेट होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पानी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी कैलोरी वाला कुछ भी खाना खाया हो तो उसमें रिपोर्ट में अंतर आ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने चर्चा की दवाओं की और सप्लीमेंट्स की, तो बताएं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह की दवा दी जाती है? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस टाइप का थायराइड है, हाइपर है या हाइपो है। मुख्यतः पे हम अपने प्रैक्टिस में हाइपोथायराइडिज्म को ज़्यादा देखा जाता है। हाइपर के कम होते हैं। अगर 10 केस हमारे पास हाइपो को आए हैं तो उनमें से 1 केस हाइपर का होगा। तो मुख्यतः हम हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें थायराइड की गोलियां होती हैं जो कि हमें देनी पड़ती है, इसको हम थायराइड सप्लीमेंटेशन कहते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ आपने थायराइड की गोली और थायराइड सप्लीमेंट ले लिया तो काम बन गया। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन डी। ये सब चीज़ें भी हमारा थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में बहुत मददगार होते हैं। उनमें कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है उसको कम करते हैं, और हमारे गोलियों इनका जो डोजेज होता है उसको कम होने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी है। साथ में कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन जिंक है, ठीक है, सेलेनियम है, इनका भी बहुत अच्छा रोल है। जी डॉक्टर साहब, हमने हाइपरथायराइडिज्म की बात की, और जैसे आपने बताया कि ऊर्जा का अधिक होना, और आपने बताया कि घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये लक्षण हैं। लेकिन जब हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है? हाइपोथायराइडिज्म का 2 कारण होते हैं। एक तो है ऑटोइम्यून, जिसे हमने अभी डिस्कस किया था, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। और दूसरा होता है एंडेमिक गॉइटर। एंडेमिक गॉइटर होता है कि शरीर में आयोडीन की कमी होना। हमारी जो ये बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट है, इसमें मुख्यतः पे काफी आयोडीन की कमी है इस बेल्ट में, तो एंडेमिक गॉइटर होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें हम कहते हैं आयोडीन का सप्लीमेंट्स लीजिए। और दूसरा होता है ऑटोइम्यून। तो ये मुख्य 2 कारण है जो हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण है। तो इसकी जो जांच है उसमें कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे कि हाँ ये हाइपोथायराइडिज्म है? जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3, T4, TSH होते हैं, जिसमें हाइपर में जैसे मैंने बताया था T3, T4 बढ़ा होगा, TSH कम होगा। तो हाइपो में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, उसमें T3, T4 कम होते हैं और TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ा होता है। तो इसमें भी दवा जो दी जाती है वो खाली पेट खानी होती है सुबह? देखिए, जो टैबलेट है हाइपर में दूसरी होती है, कार्बिमazole जैसे हम यूज करते हैं। और अगर हम हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें थायराइड लिवोथायरॉक्सिन, या जिसको थायराइड का सप्लीमेंट कहते हैं, वो यूज किया जाता है। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि इसमें खाने में क्या कुछ खास परहेज है, या कुछ ऐसी चीजें हम खाएं जिससे कि हार्मोन का स्तर सामान्य बना रहे? जी, जैसे मैं इसमें मुख्यतः हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे कॉमन है, जनसाधारण में बहुत
कॉमनली पाया जाता है। देखिए, थायराइड में जिन चीज़ों का मनाही है या जिनको हमें लिमिट करना होता है वो उनको कहते हैं गोइट्रोजेंस। तो गोइट्रोजेंस बेसिकली जैसे क्रूसीफेरी फैमिली है, जैसे हमने बॉटनी में पढ़ा था, क्रूसीफेरी जैसे अगर उस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हो गया हमारी गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, मूली हो गई, स्पिनच पालक हो गया, ठीक है, शलगम हो गई, इन सब चीज़ों को हमको अपनी डाइट में लिमिट करना है। यहाँ तक कि कच्चे प्याज को भी, वो भी गोइट्रोजन है, उसको भी हमें अपनी डाइट में लिमिट करना है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि कभी अगर पेशेंट को फिर भी किसी हिसाब से लेना है, अगर उसके स्टेपल फूड में वो सब चीज़ें हैं, तो इनको खाने से पहले वो उबाल जरूर लें, क्योंकि उबालने से जो गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। और कोशिश करें कि जब अगर कोई थायराइड की गोली ले रहा है, लिवोथायरॉक्सिन या थायराइड सप्लीमेंट ले रहा है, तो उसके 1 घंटे तक वो इन चीज़ों का सेवन ना करे। अब जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर थायराइड का ट्रीटमेंट सही समय पर ना हो तो किस तरह की जटिलताएं हो सकती हैं? देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में जैसे हम बात करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म से बहुत सारी चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, थायराइड का जो हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट हमें बहुत एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ उनको करना चाहिए जैसे ही जो प्रेग्नेंट हो, फीमेल्स हो, जिनमें थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हो, या जिनको कार्डियोवैस्कुलर डायबिटीज या कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, हमें इन्हीं लोगों का करना चाहिए। ओल्ड एज के एल्डरली लोगों में हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। हम एक मुख्य तौर पे मानते हैं कि जो TSH लेवल जिससे हम हाइपोथायराइडिज्म का डायग्नोस लगाते हैं, वो हर डिकेड के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। जैसे कोई अगर मेरे पास पेशेंट आया, जैसे हम हाइपोथायराइडिज्म में TSH की वैल्यू मानते हैं 4.5। अगर मेरे पास 50 साल का एक आदमी आता है, उसकी 5 भी अगर वैल्यू है, तो मैं उसको नॉर्मल मानूंगा, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। कोई 60 साल का आता है, उसमें अगर TSH वैल्यू 6 के अराउंड है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि उसको कोई थायराइड के सिम्टम्स ना आ रहे हो। जी, तो डॉक्टर साहब अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको भी थायराइड की दिक्कत है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और इस थायराइड की डिज़ीज़ को आप ऐसे निगलेक्ट या उसको आराम से आप ना समझें और इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें। एक भ्रांति ये भी है कि कोई लोग, जनसाधारण में भ्रांति ये है कि एक बार थायराइड की गोली शुरू हो गई तो वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो रहा है या ऑटोइम्यून वजह से हो रहा है, तो उसमें कई केसेस में होता है कि पूरी ज़िंदगी भर हमें खानी पड़ती है। बट अगर हमारे पास आयोडीन की डिफिशियंसीज है तो वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं। और पेशेंट्स को रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी डॉक्टर जिनसे आप संपर्क करते हैं, वो आपका जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो हफ्ते में एक बारी से लेके, ऑल्टरनेट डे से लेके हफ्ते में एक बारी तक आपकी थायराइड की गोली आपको शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने थायराइड कारण, लक्षण और उपचार विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।